हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर कम्प्लीटली सेफ। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपका इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस है। इंग्लिश लिटरेचर, उसमें आपको ये बुक्स पढ़नी होंगी, सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। एक तो इंग्लिश प्रोज पढ़ना होगा, आपको पोइट्री पढ़ना होगा, शॉर्ट स्टोरीज पढ़नी होगी, मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ना होगा और फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने होंगे, जो आपको मैंने 11th में भी पढ़ाए हुए हैं। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको पोइट्री की एक पोएम करा दी है, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, और उसी में मैंने आपको पोइट्री का मीनिंग भी बताया था क्या होता है। आज मैं आपको प्रोज का एक चैप्टर कराऊंगी और उसी के बारे में आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि प्रोज क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको पोइट्री बताया था कि पोइट्री क्या होता है, उसमें राइटर अपनी क्रिएशन से एक सुर तार संगीतमय ढंग से करता है, मतलब गा सी के बात बोल देता है। जैसे शेर व शायरी आपने देखी है, पोएम्स में एक लय आपको देखने को मिलती है। और पोइट्री में क्या होता है, मात्राओं तक की काउंटिंग होती है। जैसे मैंने दिखाया ना आपको, इंग्लिश में सिलेबल होते हैं, उनको काउंट किया जाता है कि भाई एक वर्ड में कितने वोवल की साउंड आ रही है। ये सब जो होता है, ये सब होता है पोइट्री में। लेकिन उसके अपोजिट प्रोज जो होता है बहुत सरल होता है इससे, पोइट्री से। उसमें ये सारी बाउंडेशंस नहीं होती है, न तो हमें कोई सजा धजा के बात को कहना होता है, बहुत सिंपली तरीके से हम अपनी बात को कह देते हैं। केवल ग्रामेटिकल नियमों में बंद कर, ग्रामर के नियमों में बंद कर आप अपनी बात को बहुत अच्छे से, स्पष्ट होनी चाहिए आपकी भाषा, कह सकते हैं। जैसे कि आप जब प्रोज का चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको दिख जाएगा कि पोइट्री और प्रोज में कितना बड़ा डिफरेंस है। प्रोज की जो लैंग्वेज होती है वो उस तरह की सिंपल लैंग्वेज होती है, जो भाषा आप सीख रहे हैं उसे सीखने में जैसे आपको सिंपली सिखाया जाता है, आप बोलते हैं, उन्हीं वर्ड्स को हम यूज करते हैं। लेकिन पोइट्री में क्या होता है, हम अलग अलग भाषाओं के वर्ड्स को यूज कर देते हैं। जैसे मैंने आपको पोएम में दिखाया था कि भाई एक वर्ड होता है हाथ, इसका मीनिंग होता है हैज या हैव। ये हाथ वर्ड क्या है, अमेरिकन है। जबकि हम जो इंग्लिश पढ़ते हैं, हमें जो सिखाई जाती है, जब हम सीखते हैं इंग्लिश, तो हमें ब्रिटिश फॉर्म सिखाई जाती है इंग्लिश की, हम ब्रिटिश फॉर्म सीखते हैं। और तो अमेरिकन इंग्लिश जो होती है वो थोड़ी टफ होती है। उसके बाद जो है, एक वर्ड मैंने आपको बताया था, दोथ। दोथ का मीनिंग होता है डू या डज, करता है या करते हैं, ये होते हैं। मतलब तो पोइट्री में ऐसे ऐसे वर्ड हमें देखने को मिलते हैं जिनका अर्थ समझने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन प्रोज जो होती है बहुत सिंपल, मतलब जैसे हमें पता है डू, डू वर्ड से हम परिचित है, तो ये ही हमें प्रोज में लिखा हुआ मिलेगा, न कि दोथ। जैसे हम हैज वर्ड से परिचित है इंग्लिश में, तो हमें हाथ वहाँ पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो ये डिफरेंस होता है प्रोज और पोइट्री में। प्रोज में एक सिंपल लैंग्वेज यूज की जाती है जिसे लोग आसानी से पढ़ लेते हैं अगर उसे उस भाषा की जानकारी होती है। और प्रोज में कोई भी मात्राओं आदि का भी हमारे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि हमें मात्राओं में बंद कर कुछ लिखना हो या हमें भाई छंद का ध्यान रखना हो। ऐसा केवल क्या होता है, पोइट्री में होता है। और ना ही हमें किसी सुर ताल को मिला के चलना होता है प्रोज में। उम्मीद करती हूँ आपको प्रोज का मीनिंग बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ाते हैं। चलो मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर देती हूँ। आप ज़रा यहाँ पर नज़र मारिए इस चैप्टर में, आप इसकी लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ से, द ट्रेन वॉज स्लो एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द स्टेशंस। आप इस भाषा को बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे हैं अगर आपसे इंग्लिश आती है तो। अगर आपने थोड़ी बहुत भी इंग्लिश पढ़नी सीखी है तो आप इसे आसानी से पढ़ पा रहे हैं और कुछ हद तक आप इसका मीनिंग भी निकाल लेते हैं। जैसे द ट्रेन वो स्लो, यानी कि रेलगाड़ी धीरे धीरे थी, है ना, चल रही थी। एंड और इट स्टॉप्ड, और वो रुकती थी, पास्ट इंडेफिनिट। एट ऑल द वे, सारे ही रास्तों में, स्टेशन, जो उन स्टेशनों पर जो पड़ते थे रास्ते में। तो इस तरह से आप हिंदी भी निकाल सकते हैं। प्रोज में थोड़ी सिंपल लैंग्वेज होती है पोइट्री से, लेकिन पोइट्री में आप इतनी आसानी से ना तो पढ़ पाते हैं और आपको कुछ परेशानी आती है, और हिंदी तो बहुत ही मुश्किल से आप उसकी समझ पाते हैं। तो ये डिफरेंस होता है प्रोज और पोइट्री में। जैसे कि चैप्टर प्रोज के अंदर है, इसका नाम है अ गर्ल विद अ बास्केट, एक लड़की एक टोकरी के साथ। ये लेसन जो लिखा है बच्चों, ये लिखा है विलियम सी डगलस ने। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में ही दे देती हूँ कि कौन थे विलियम सी डगलस। देखिए बच्चों, विलियम सी डगलस जो थे, अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट थी
उसमें जज थे। और ये जो थे ये है भारत के और भारत की संस्कृति, भारत के लोगों से, भारत से और भारत की संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, बहुत पसंद करते थे उसे। और 1950 में ये भारत की यात्रा पर आए और वो यात्रा इन्हें करनी थी रानीखेत से, दिल्ली से रानीखेत की। दिल्ली से जा रहे थे रानीखेत के लिए। और जो रानीखेत था ये हिमालय में है रानीखेत, और जो बहुत ही सुंदर जगह है, हिमालय की जो पहाड़ी है उसमें बहुत सुंदर जगह है। और इस रानीखेत तक जाते जाते इन्होंने कई तो सवारियां बदली, वो ये बता रहे हैं। और इसी बीच ये जब रेलगाड़ी से सफ़र कर रहे थे रानीखेत के लिए, तो रेलगाड़ी से जब ये बार बार स्टेशन पर रेलगाड़ी रुकती थी तो वहाँ पर ये हर प्रकार के लोगों से मिले। हर प्रकार के लोग यानी कि भारत के हर व्यवसाय से जुड़े हुए लोग, मजदूर हो या अफसर हो या किसी भी वे राज्य के हो, कैसी वेशभूषा हो, सबसे मिले। और एक इनके बारे में कि जब भारत के जो लोगों में स्वाभिमान था और जो गर्व की भावना है भारत के लोगों में, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। वो चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती थी। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये जो रचनाएं करते थे ये एक मतलब जज होने के साथ साथ ये लेखक भी थे। और ये जो थे ये बहुत सारी रचनाएं करते थे और ये बहुत अच्छे इंसान भी थे। ये सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बहुत ज़्यादा कविताएं लिखा करते थे या बहुत ज़्यादा अपनी रचनाएं किया करते थे। और जो इनके लेख होते थे, जो भी ये लिखते थे, उनको अगर हम पढ़े, कोई भी पढ़े, तो उनमें क्या होता था, उसमें भारत के लोगों के लिए जो थे विशेष सहानुभूति रखते थे, उनके प्रति एक विशेष समझ पाती थी इनकी रचनाओं में, कि जैसे उन्हें बहुत समझते हो कि कैसे उन लोगों के मन में क्या है, कैसे वे लोग हैं, ऐसी समझ उनकी रचनाओं में पाती थी भारत के लोगों के लिए। और एक विशेष प्रकार का लगाव रहता था इन्हें, इनकी रचनाओं से जो हमें पता चलता है कि भारत के लोगों से इन्हें विशेष प्रकार का लगाव था इन्हें। और भारत का जो पहाड़ी इलाका था जहाँ की इन्होंने यात्रा की रानीखेत की, जो हिमालय में था, हिमालय की पहाड़ी में था एक सुंदर जगह पर, तो वहाँ की जो यात्रा की उस पहाड़ी इलाके की, उसका इनके मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उस यात्रा का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने ये निबंध तक लिख दिया उसके बारे में। और उनके इस निबंध में जो है रानीखेत की यात्रा में जो इन्होंने एक्सपीरियंस लिए हैं, जो अनुभव इन्हें मिले हैं, और उनका इन्हें कैसे एहसास हुआ, क्या मतलब एक्सपीरियंस क्या होता है कि हमारे साथ जो बीती ये घटना हुई, मतलब जो जो चीज़ें इन्होंने सही उस रास्ते में जिनको इन्होंने फेस किया, उस एक्सपीरियंस को अपने को, और उसका इन्होंने कैसा एहसास था इनके लिए उस एक्सपीरियंस का, उन चीज़ों को, उन लोगों से मिलना, उस छोटी लड़की से मिलना जिसका ये जिक्र करेंगे अपने आज इस निबंध में, इन चीज़ों का कैसे एहसास हुआ इन्हें, क्या इनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ा, ये सारा इन्होंने अपने इस निबंध में बताया है, जो क्या है, अ गर्ल विद अ बास्केट। देखिए बच्चों, मैं बार बार कह रही हूँ कि निबंध, इस निबंध में निबंध क्या होता है, निबंध के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। बच्चों, निबंध को इंग्लिश में एस्से कहते हैं। ये विलियम सी डगलस का एक एस्से है। देखिए मैं आपको बता दूं, जो भी राइटर्स लिखते हैं, चाहे वे हिंदी में लिखे, इंग्लिश में लिखे, जिन्हें आप पाठ बोलते हैं, वे उनके पाठ तो होते हैं, उन पाठ का भी नाम होता है कि भाई ये मेरा निबंध है, ये मेरी जो है एक कविता है। कविता के अंदर भी जो है कोई जो होती है बैलेड होती है, जिसको लोकगीत बोलते हैं, कोई बैलेड होता है, कोई लिरिक होता है, और कोई जो होता है सोनेट होता है इंग्लिश में। हाँ, ये तो होते हैं पोएम के अंदर। ऐसे ही जो हमारा लिटरेचर, ये जो पार्ट होता है प्रोज वाला, जो फिक्शन का पार्ट होता है हमारा, इसमें हमारे निबंध होते हैं, एसेज होते हैं, है ना। ऐसे बोलते हैं, मतलब जो चैप्टर होते हैं उनको हम ऐसे कह सकते हैं, और उनको हम आर्टिकल कह सकते हैं, आर्टिकल हो सकते हैं वे किसी के भी, और क्या हो सकते हैं, और भी स्टोरी हो सकती है ना, और वे प्ले हो सकते हैं, प्लेलिट हो सकते हैं, जैसे कि मैंने 10th में भी पढ़ाया था, एक प्लेलिट पढ़ाया था पहले ही चैप्टर। और वे और क्या हो सकते हैं, और भी बहुत सारी जो भी चीज़ें होती है हमारे इसमें, लेटर हो सकते हैं, वे एक लेटर भी हो सकता है जो राइटर लिखते हैं। तो जो भी ये होते हैं जिनको आपको सिखाया भी जाता है ग्रामर में, जब आप सीखते हैं, देखो लेटर लिखना आपको सिखाया जाता है, एग्ज़ाम में भी आता है, आपको ऐसे लिखना भी सिखाया जाता है,
आपको स्टोरी भी ट्रांसलेट करनी सिखाई जाती है। ये सारी चीज़ें ही जब आप बड़े हो जाते हैं, इन चीज़ों को बहुत गहनता से समझने लगते हैं, इनमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो तो आपको बहुत छोटे बच्चों की तरह दे दी जाती है वैसे ही, लेकिन इनके अंदर क्या चीज़ों को हमें कैसे यूज करना है, किस तरह की विचार शक्ति हमारी होनी चाहिए, वो सब यूज करके ही राइटर इनको लिखते हैं, जिनको तो आप लोग पाठ बोलते हैं। तो ये उस राइटर की जो रचना है ये एक निबंध है। और निबंध क्या होता है? निबंध यानी ऐसे लेखन की एक ऐसी विधा होती है, एक ऐसी फॉर्म होती है जो लेखक के खुद के तर्क पर, मतलब उसकी समझ पर और उसकी बुद्धि पर आधारित होती है और उसका दर्शन हमें कराती है। देखो बच्चों, ये जो ऐसे वर्ड है ये एक फ्रेंच भाषा का वर्ड है, फ्रेंच भाषा से ये वर्ड आया है और इसका अर्थ होता है टू अटेम्प्ट या फिर टू ट्राई, यानी कि कोशिश करना। ऐसे का अर्थ होता है कोशिश करना और ऐसे वर्ड जो है फ्रेंच भाषा का वर्ड है। ऐसे को निबंध कहते हैं हिंदी में। और ये क्या होती है? साहित्यिक रचना का एक छोटा सा रूप है, यानी कि लिटरेचर में जो भी हम रचनाएं लिखते हैं, लेटर, आर्टिकल, प्ले, प्लेलिट और भी बहुत सारी रचनाएं जो भी हम लिखते हैं, उनमें से ही ये भी एक छोटी सी रचना है जो क्या होती है, ये एक विषय वस्तु के ऊपर क्या होती है, लिखी जाती है। कोई विषय दे दिया जाता है, कोई थीम हमें उसको दे दी जाती है लिखने के लिए और उसके ऊपर जो है ये ऐसे लिखा जाता है। और ये क्या होती है, अक्सर लेखक की इसमें व्यक्तिगत, उसके खुद के, मतलब अपने खुद के विचारों को दर्शाता है ऐसे, कि भाई लेखक के क्या विचार है उसके बारे में लेखक लिखता है ऐसे। मतलब जो ऐसे लिखा जाता है लेखक के खुद के विचारों के बारे में लिखा जाता है। और अंग्रेजी के एक बहुत बड़े निबंधकार हुए हैं जिनका नाम मैं आपको बता दूं, एल्डोस हक्सले। ये जो थी इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी, जब कोई कहते थे कि भाई निबंध होता क्या है, किस चीज़ को हम निबंध कहेंगे, राइटर की लिखी हुई किस क्रिएशन को हम निबंध कह सकते हैं। तो इसे समझाने के लिए कि भाई निबंध क्या होता है, निबंध के अर्थ को अच्छे से लोगों को समझाने के लिए उन्होंने बहुत अच्छी कोटेशन एक लिखी थी। उन्होंने कहा था, एन essay इज अ लिटरेरी डिवाइस फॉर सेइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट ऑलमोस्ट एनीथिंग। कि भाई जो ऐसे होता है वो साहित्य की एक ऐसी विधा होती है जिसके द्वारा एक राइटर किसी भी चीज़ के बारे में, कुछ भी टॉपिक दे दो उसे, मान लिया भ्रष्टाचार दे दो, भारत दे दो, कुछ भी दे दो, माँ दे दो, गाय दे दो, कुछ भी दे दो, उसके बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में वो कुछ सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता है। किसी भी चीज़ के बारे में सारी बातें वो एक्सप्लेन कर सकता है, उसी को हम निबंध कहते हैं। किसने कही थी ये बात? ये कही थी एल्डोस हक्सले ने। अच्छा, आगे मैं आपको बता दूं कि ऐसे एक विशेष मुद्दे पर छोटी सी लेखन का रूप है। मतलब एक विशेष मुद्दा दे दिया जाएगा, कोई भी सब विषय दे दिया जाएगा और उस पर जो है लेखन का जो रूप होता है उसे हम ऐसे कहते हैं। अच्छा, मैं अब आपको साधारण शब्दों में बता देती हूँ कि भाई साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसे जो है लेखन का वह विद्वानी से पूर्ण वर्क है। मतलब विद्वानों का वर्क, ऐसा वर्क है ऐसे जो लेखक की व्यक्तिगत समझ पर आधारित है, मतलब अपनी खुद की समझ पर आधारित है। अब आपको जब स्कूल में ऐसे कंपटीशन दिया जाता है तो एक टॉपिक दिया जाता है और उसमें ये नहीं कि आपको ये कहते हैं कि भाई पहले से तैयारी करो, आपको एक टॉपिक दिया जाता है कि इस पर अपने विचार रखो। एक किसी भी विषय पर लेखक के जो विचार होते हैं, अपने व्यक्तिगत विचार, अपने खुद के विचार, उनको जब वो लिखता है, उसका जो लिखित फॉर्म होती है उसको हम निबंध कहते हैं। बच्चों, निबंध दो प्रकार के होते हैं बेसिकली। एक तो होते हैं लिटरेरी एसे और दूसरे होते हैं नॉन लिटरेरी एसे। देखिए, लिटरेरी एसे जो होते हैं वे होते हैं साहित्य से संबंधित, जो आज आप एक पढ़ भी रहे हैं। साहित्य यानी कि जो आपकी किताबों में जो आपके राइटर्स लिखते हैं, साहित्य से जुड़े हुए राइटर लिखते हैं। साहित्य तभी तो बनता है जिनमें राइटर्स की क्रिएशंस आती है। तो ऐसे जिनको हम साहित्य में जगह देते हैं, मतलब किसी भी भाषा के जो इतिहास वाला जो साहित्य है जिसके अंदर सारी उसकी क्रिएशंस रखी जाती है, वही तो उसका साहित्य होता है। उसके उस भाषा से जुड़े हुए राइटर्स की क्रिएशन जा रखी जाती है,
उस साहित्य में अगर किसी को अपने निबंध को स्थान दिलाना होता है तो एक तो उस नियमों में बंध कर लिखे जाने वाले ऐसे कि भाई अगर हमें उसमें जगह दिलानी है तो कुछ नियमों को फॉलो करके हमें वैसे लिखने होंगे, वे थोड़े अलग टाइप के होने चाहिए ताकि हम उनको लिटरेरी में जगह दिला सके। एक होते हैं नॉन लिटरेरी ऐसे, जो साहित्य में जगह जिनको नहीं मिलती, जैसे आप लिख देते हैं गाय के बारे में, पुलिसमैन के बारे में, करप्शन के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में जो लिखते हैं। तो आज मैं आपको बता दूं लिटरेरी ऐसे 4 प्रकार के होते हैं बच्चों। 4 प्रकार के लिटरेरी ऐसे कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं एक्सपोजिटरी ऐसे। उनमें क्या होता है, जो लेखक होता है वो खुद के अनुसार इनको अच्छा पहले तो मैं आपको एक्सपोजिटरी क्या होता है उसका मीनिंग बता दूं। इसका मतलब होता है अर्थ प्रकाशक, यानी कि अर्थ पर प्रकाश डालने वाला। इसमें जो राइटर होता है वो अपने खुद के जो विचार होते हैं वो पाठकों को समझाने की कोशिश करता है, तो उनके सामने वर्णन करता है अपने विचारों को कि भाई मेरे मन में जो विचार है उनको एक तरह से उनका अर्थ बताने की कोशिश करता है। और अर्थ किस तरह से बताता है? एग्जाम्पल देकर, डेफिनेशन देकर, किसी चीज़ से तुलना कर कर या किसी चीज़ का विरोध कर कर वो अपनी मन के विचारों को प्रकट करना चाहता है एक्सपोजिटरी एस्से में। ठीक है। दूसरे जो ऐसे होते हैं वे ऐसे होते हैं डेस्क्रिप्टिव ऐसे। डेस्क्रिप्टिव ऐसे होते हैं बच्चों वर्णनात्मक ऐसे। इसमें क्या होगा कि इन ऐसे में किसी विशेष मुद्दे पर राइटर वर्णन करेगा, किसी विशेष विषय पर वर्णन करने लगेगा, वो किसी विशेष बात का वर्णन करेगा, या फिर किसी के गुण या लक्षण का या व्यक्ति का विस्तृत वर्णन करता है, किसी भी व्यक्ति का, उसके गुण का, उसके लक्षण का, या किसी भी चीज़ के गुण या लक्षण का वो बहुत विस्तृत वर्णन करता है, यानी कि वर्णन करके बताता है, व्याख्यान करता है किसी भी चीज़ का बहुत तरीके से। जैसे आपने व्याख्या की है अभी पोइट्री में, मैंने आपको समझाया कि बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता है हमें किसी भी चीज़ को। और जो पहले ऊपर गए उनमें क्या होता है, अपने मन में चल रही बातों को दूसरों को एग्जाम्पल देकर, डेफिनेशन देकर या तुलना कर कर वो जो है राइटर बताता है। और इसमें क्या होता है, इसमें बहुत लंबे चौड़े वर्णन, मतलब बहुत गहराई में जाकर हर तरह से वर्णन कर करके वर्णन करता है, व्याख्यान करता है किसी चीज़ का, बहुत बढ़ा के, मतलब हर तरह से एक लाइन को 10 तरीके से बताने की कोशिश करता है, हर तरह से उसके गुण दोष को हमें बताने की कोशिश करता है किसमें, डिस्क्रिप्टिव ऐसे में। और जो नैरेटिव ऐसे होते हैं बच्चों, इसमें नैरेटिव ऐसे को हिंदी में बोलते हैं कथात्मक ऐसे। इसमें कहानी की तरह से ऐसे को लिखा जाता है। नैरेटिव ऐसे क्या होते हैं, ये नॉन फिक्शन होते हैं, यानी कि अकाल्पनिक होते हैं। एक कहानी इसमें जोड़ दी जाती है, एक कहानी की तरह से वर्णन करता है राइटर। लेखक क्या होता है, न केवल एक कहानी सुनाता है बल्कि कारण के द्वारा वो क्या करता है, महत्व भी बताता है, महत्व भी देता है उस कहानी का, कि भाई एक कहानी सुनाता है। जैसे ये जो आज आप पढ़ेंगे एक नैरेटिव ही है, नैरेटिव ऐसे है, एक कहानी सी ही बताएगा इसमें राइटर, और उसका कारण भी देगा, मतलब उस कहानी का कारण भी देगा और उसका महत्व भी बताएगा, मतलब भारत की चीज़ों के बारे में वो महत्व भी आप लोगों को बताएगा। और जो फोर्थ ऐसे होते हैं बच्चों, इनको बोलते हैं परसुएसिव ऐसे। ये क्या होते हैं, ये होते हैं प्रेरक, मतलब ये प्रेरक ऐसे होते हैं। प्रेरक ऐसे कैसे होते हैं, मतलब मान लिया राइटर है लिखने वाला, उसके मन में कोई बात चल रही है, तो वो उस बात को जो पढ़ने वाले हैं उनको इस तरह से पेश करेगा, इस तरह से समझाएगा उस बात को कि पढ़ने वाले भी उसी के तरह से देखने और समझने की कोशिश करे उस स्थिति को। इस तरह से वो बातों को रखेगा, इस तरह से वो जो है दावे करेगा या अपने आइडिया को रखेगा, अपने विचार को रखेगा कि लोग जो है प्रेरित होंगे उसकी तरह से सोचने के लिए, उसी की तरह से, मतलब जैसे कि भाई एक तरह से कन्वेंस करना, लोगों को कन्वेंस करना, मतलब समझाना कि हाँ ऐसा है, और हम भी कन्वेंस होते हैं, राजी हो जाते हैं उसी की दृष्टि से उस चीज़ को देखने के लिए, ये कि इस तरह से वो प्रेरित कर देता है। तो 4 तरह के ऐसे होते हैं इंग्लिश लिटरेरी में। लिटरेरी ऐसे जो होते हैं वे कौन कौन से, एक तो ऐसे जिनमें जो राइटर जो है अपने मन की बात को दूसरों को एग्जाम्पल देकर, डेफिनेशन देकर बताने की कोशिश करता है, अपने मन की बात जो उसके मन में विचार है, अपने खुद के विचारों को।
और जो दूसरे ऐसे होते हैं उनमें किसी एक विशेष व्यक्ति कोई गुणों लक्षणों को या किसी जगह के या किसी वस्तु के लक्षणों को, अपने खुद के नहीं, उनके बारे में वर्णन करता है। और जो खुद के मत अपने विचारों का करता है वे कौन से होते हैं? वे पहले टाइप के होते हैं जिनको मैंने आपको बताया था, उनको क्या बोलते हैं? एक्सपोजिटरी ऐसे। और डेस्क्रिप्टिव ऐसे क्या होते हैं? जो किसी विशेष व्यक्ति वस्तु आदि के बारे में राइटर क्या करता है? वर्णन करता है। तीसरे ऐसे में कहानी की तरह सुनाता है, ऐसे को बताते हैं, कहानी उसके साथ जोड़ देता है, ऐसे के साथ एक कहानी भी साथ साथ चलती है, वर्णन भी साथ साथ चलता है, और उसका कारण भी देते हैं कहानी का, और उसके महत्व को भी दर्शाते हैं, उस कहानी के या उस वर्णन के महत्व को भी, उसका एक महत्व भी होता है ना। और आपको बहुत ध्यान रखना कि इसमें लेखक की समझ और बुद्धि बहुत ज़्यादा काम करती है ऐसे में, सारे ऐसों में, ठीक है। और जो लास्ट ऐसे होता है वो क्या होता है बच्चों? वो प्रेरक ऐसे होता है, जिसमें राइटर अपनी बातों को इस तरह से लोगों के सामने रखता है कि लोग उसी की तरह से सोचना शुरू कर देते हैं, और जैसे वो दिखाता है, जैसे वो सुनाता है, उसी की तरह से देखना और सुनने के लिए वे राज़ी हो जाते हैं, उस बात के लिए सहमत हो जाते हैं। मतलब ऐसे लगता है उनको कि जैसे उनकी आंखों के सामने ही सचमुच ऐसा सब कुछ चल रहा है। उन ऐसे को बोलते हैं हम प्रेरक ऐसे या परसुएसिव ऐसे। होप आपको ऐसे का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने लेसन की तरफ, जिसका नाम है अ गर्ल विद अ बास्केट, और जो क्या है? एक ऐसे है, और जिसको लिखा है विलियम सी डगलस ने। देखिए बच्चों, पहले मैं इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले आपको थोड़ा इसका बैकग्राउंड बता दूं कि ये जो चैप्टर है ये विलियम सी डगलस ने अपने एक एक्सपीरियंस के बारे में लिखा है कि जब वे भारत आए थे, जो ब्रिटिश का हिल स्टेशन है आर्मी का, वहाँ जाने के लिए, जो रानीखेत में था, और रानीखेत कहाँ पर था? हिमालय की पहाड़ियों में था। तो जब वे वहाँ जा रहे थे तो उस दौरान जैसे जैसे उन्होंने यात्रा की, तो वे यात्रा जो उन्हें करनी थी एक बरेली तक उन्हें ट्रेन से करनी थी, और आगे की यात्रा उन्हें करनी थी कार से। तो जब बरेली तक का जो रास्ता था दिल्ली से, वो उन्होंने जो ट्रेन से किया, उस दौरान वे लोगों से मिलते थे, जैसे जैसे ट्रेन रुकती थी स्टेशन पर, लोगों से बातचीत करते थे। वहाँ पर जो भी एटमॉस्फेयर था, भारत के लोगों का रहन सहन, उनके घर, उनका जो प्रकृति को उन्होंने जो देखा, वहाँ की जो नेचर का नज़ारा, वो सारा इन्होंने वर्णन किया है। और स्टेशन पर एक जगह जब उनके रूटीन को डिस्टर्ब कर दिया गया, इसको बातचीत करने की, जो लोगों से बातचीत करते थे, वो डिस्टर्ब किसने किया? कुछ शरणार्थी बच्चों ने। वे शरणार्थी बच्चे क्या थे? एकदम से उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। और टूट किस लिए पड़ते हैं? क्योंकि वे बहुत गरीब होते हैं, उनका सामान यहाँ पर भारत में जो है अच्छे से बिक नहीं पाता है, और क्योंकि वे एक विदेशी थे तो उन्हें लगा कि इसके पास बहुत पैसा होगा, तो वे अपना सामान बेचने के लिए कि ताकि मेरा खरीद ले, इसलिए बच्चे उनके ऊपर टूट के पड़ते हैं। और जब बच्चे सारा बेच के चले जाते हैं तो लास्ट में एक लड़की आती है, 9 साल के लगभग उसकी उम्र थी, और वो जो है राइटर को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती है अपने स्वाभिमान से और अपने शान से, कि उसकी शान क्या थी? गरीब होते हुए भी एक अजीब सा घमंड था, अभिमान था, सेल्फ रिस्पेक्ट थी उसके अंदर। वो किस तरह से करती है वो ही इस चैप्टर में बताया है। और विलियम सी डगलस इसीलिए भारत से प्रभावित है कि भारत के लोगों के अंदर स्वाभिमान कूट कूट के भरा हुआ है। देखते हैं चैप्टर को। देखिए यहाँ से स्टार्ट है। आई लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर हिमालयाज। आई लेफ्ट मैंने छोड़ा, न्यू दिल्ली को, फॉर हिमालयाज हिमालय के लिए, अर्थात मैं हिमालय के लिए न्यू दिल्ली से निकला, मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए निकला। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन। आई वॉज गोइंग में जा रहा था, एज फार एज बरेली यानी कि उतनी दूरी जो कि बरेली तक की थी, दिल्ली से जो बरेली तक की दूरी थी वो मैं कर रहा था तय किससे? बाई ट्रेन। दिल्ली से बरेली तक मैं ट्रेन से जा रहा था, रेलगाड़ी से जा रहा था। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और उसके बाद फिर मुझे जाना था कार से, कहाँ तक? रानीखेत तक। बरेली से रानीखेत तक मुझे कार तक जाना था, और दिल्ली से बरेली तक मुझे ट्रेन से जाना था।
अब रानीखेत का वर्णन आगे दिया गया है। देखिए रानीखेत, देखिए जब बच्चों ऐसे डैश लग जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि आगे का जो सेंटेंस है वो उससे डैश से पहले आए नाउन को बारे में ही सारी आपको इन्फॉर्मेशन देगा, कि नाउन के बारे में ही वो एक्सप्लेन करता है कि जो रानीखेत है रानीखेत के बारे में ही बता रहा है। सारी बात जो बताएगा ये सेंटेंस रानीखेत के बारे में बताएगा। इस डैश को आप जो कि था भी बोल सकते हैं, यहाँ पर जो कि था। देखिए अब सेंस आपका सही बनेगा कि मैं बरेली तक जो है उससे जा रहा था ट्रेन से, और आगे मुझे रानीखेत तक जो है किससे जाना था, कार से जाना था, और रानीखेत तक कार से जाना था, जो कि क्या था, जो कि था। रानीखेत जो कि था। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एक पुराना ब्रिटिश की सेना का पहाड़ी छावनी, यानी कि जो एक ब्रिटिश की सेना की पहाड़ी छावनी थी रानीखेत, मुझे वहाँ पर जाना था कार से, और बरेली तक मुझे जाना था ट्रेन से। अब ये जो हिल स्टेशन था, ये जो छावनी थी इनकी ब्रिटिश की सेना की, ये लोकेट थी, ये स्थित थी, कहाँ पर स्थित थी, ऑन आ 6000 फुट रिज। एक ऑन मीन्स होती है ऊंची, ऊंची, जो ऊंची 6000 फुट यानी कि 6000 फुट ऊंची रिज, यानी कि पर्वत श्रेणी, रिज होती है पर्वत श्रेणी, जो कि 6000 फुट ऊंची पर्वत श्रेणी पर स्थित था। कौन था स्थित, ये ब्रिटिश आर्मी का हिल स्टेशन, और उसका नाम क्या था, रानीखेत। रानीखेत में जो ब्रिटिश आर्मी का हिल स्टेशन था वो स्थित था एक 6000 फुट ऊंची पहाड़ी पर्वत श्रेणी पर स्थित था वो। अब उस पर्वत श्रेणी के बारे में देखो बता रहे हैं कि वो कहाँ थी, अपोजिट, जो सामने थी, जो सामने थी। अब अभी तक तो रानीखेत के बारे में एक्सप्लेन किया, अब पर्वत श्रेणी के बारे में एक्सप्लेनेशन हो रहा है, जो कि सामने थी। वो पर्वत श्रेणी जो थी सामने थी, किसके किसके सामने थी, अपोजिट का मीनिंग यहाँ पर सामने थी। 120 माइल्स, एक 120 मील स्ट्रेच तक फैले, 120 मील तक फैले, ठीक है, स्ट्रेच होता है फैले। ऑफ स्नो कैप्ड, यानी कि ऑफ यानी कि ढके हुए, स्नो कैप्ड यानी कि ढके हुए, बर्फ से ढके हुए, कैप्ड का मीनिंग होता है ढके हुए, स्नो मीन्स बर्फ से, एक 120 मील तक फैले हुए बर्फ से ढके हुए हिमालय के सामने। देखिए फिर से समझिए इसको कि मुझे बरेली तक की यात्रा जो थी, दिल्ली से बरेली तक की, वो तो ट्रेन से करनी थी, और आगे जो रानीखेत तक की यात्रा थी वो मुझे कार से करनी थी। और रानीखेत क्या था, एक ब्रिटिश की सेना का पुराना वो पहाड़ी छावनी थी, और वो जो थी, जो हिमालय है, बर्फ़ से ढका हुआ हिमालय है, जो 120 मील तक फैला हुआ है, जो 120 मील तक फैले हुए बर्फ़ से ढके हुए हिमालय के सामने 6000 फुट ऊंची पर्वत श्रेणी पर स्थित था। देखिए कितना लंबा, कितना डीपली इसको बताया है कि भाई ये जो है रानीखेत, पहली बात तो रानीखेत, और रानीखेत में भी मुझे एक हिल स्टेशन पर जाना था ब्रिटिश आर्मी के, और उसके बारे में क्या एक्सप्लेनेशन दी कि वो जो था, पर जो ये हिमालय है जो 120 माइल तक फैला हुआ है, स्ट्रेच मीन्स फैला हुआ है, और जो बर्फ़ से ढका हुआ है, जिसकी चोटी बर्फ़ से ढकी हुई है, उसके सामने एक 6000 फुट की ऊंचाई पर ऊंची पर्वत श्रेणी है। किसके सामने, जो 120 मील तक फैला हुआ हिमालय है, जिसकी चोटी बर्फ़ से ढकी हुई है, या बर्फ़ से ढके हुए 120 मील तक जो फैला हुआ हिमालय है, उसके सामने एक पर्वत श्रेणी है 6000 फीट ऊंची, 6000 फुट ऊंची पर्वत श्रेणी है। उस पर जो है ये ब्रिटिश आर्मी का हिल स्टेशन था जो रानीखेत में पड़ता था, वहाँ मुझे जाना था। आई होप आपको अब समझ आ गया होगा। आगे देखिए, द ट्रेन वो स्लो, रेलगाड़ी क्या थी इस बीच, क्योंकि अभी तक तो हम वहीं पे नहीं पहुँचे हैं बरेली, तो अभी तो बरेली की यात्रा कर रहे ट्रेन से अभी वे, तो ट्रेन जो थी वो स्लो थी, वो बहुत धीमी धीमी थी, यानी कि ट्रेन बहुत धीमे धीमे चल रही थी। अपनी लैंग्वेज में थोड़े से बदल लेंगे। एंड इट स्टॉपेड, और ये जो थी रुकती थी, ये रुकती थी, इट मीन्स ट्रेन के लिए इट आया है, इट स्टॉपेड, ये रुकती थी। एट ऑल द वे स्टेशन, ये रुकती थी ऑल द स्टेशन, सारे ही स्टेशन पर, वे मीन्स जो रास्ते में
पढ़ते थे। देखिए यहाँ पर जो वे है, वे मीन्स रास्ता होता है, लेकिन यहाँ पर वे देखिए दूसरे नाउन के सामने आया है और इस नाउन को ये स्पेशल बना रहा है कि स्टेशन तो है, लेकिन ख़ास क्या बात है कि वे स्टेशन रास्ते में पढ़ते थे। स्टेशन तो दुनिया में बहुत है, लेकिन जो मेरे रास्ते में पढ़ते थे उनके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर वे जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है और स्टेशन नाउन है, और नाउन को ये क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। तो क्या कह रहे हैं कि ट्रेन जो थी धीरे धीरे चल रही थी और रुकती थी उन सभी स्टेशन पर जो रास्ते में पड़ते थे। तो रास्ते में वो स्टॉपेड होती थी, वो रुकती थी। ऑल द वे स्टेशन, सारे ही रास्ते वाले स्टेशंस पर जो ठहराव आते थे उन पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, हर ठहराव पर, हर स्टेशन पर। आई स्वंग ओपन, देखिए स्वंग ओपन का मतलब होता है झटके से खोलना, झटके से खोलना। ओपन मीन्स खोलना, स्वंग मीन्स झटके से, ठीक है। स्विंग की सेकंड फॉर्म आई है यहाँ पर कि मैं झटके से खोल देता था, ठीक है। स्विंग मीन्स झूलना भी होता है। मैं झटके से खोलता था द डोर, दरवाजे को, ऑफ माई कंपार्टमेंट, अपने रेलगाड़ी के डब्बे को, रेलगाड़ी के डब्बे के, है ना, अपने रेलगाड़ी के डब्बे के दरवाजे को मैं झटके से खोलता था। तो रेलगाड़ी का जो डब्बा होता है उसे हम बोलते हैं कंपार्टमेंट, रेलगाड़ी के डब्बे को ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, एंड वॉकड, और झटके से खोलने के बाद क्या करता था, और वॉकड, टहलता था या घूमता था। द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर। देखिए बच्चों, प्लेटफॉर्म क्या होता है, जहाँ पर ट्रेन चलती है, ये रेल होती है और इसके ऊपर जहाँ यात्री खड़े रहते हैं, इंतजार करते हैं, वो प्लेटफॉर्म होता है, जिसे हम चबूतरा भी बोल सकते हैं हिंदी में। कि मैं क्या था, चबूतरे पर घूमता था, वहाँ पर जो चबूतरा था उस पर घूमता था, प्लेटफॉर्म पर घूमता था। झटके से दरवाज़ा खोलता था अपने रेलगाड़ी के डब्बे का और फिर मैं प्लेटफॉर्म पर घूमता था। द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विद पीपल, सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स। कि जो प्लेटफॉर्म था वो पैक्ड था, पैक्ड मीन्स भरा हुआ, भरा हुआ था। यो चबूतरा था जहाँ पर सब इंतज़ार करते थे, खड़े होते थे, बैठते थे रेलगाड़ी के लिए, तो वो भरा हुआ था विद पीपल, लोगों से। अब देखो इनकी फिर से डैश आया है, यानी कि इन लोगों को एक्सप्लेन करेगा अभी ये, इन लोगों के बारे में खास बात बता रहा है कि वे लोग कौन कौन थे। फिर से आप इस डैश के लिए लिख सकते हैं जो कि थे, जो कि थे, कि लोगों से भरा हुआ था, जो कि थे। वे लोग कौन थे, सिख्स थे, मुस्लिम थे, हिंदूज थे, सिपाही थे, सोल्जर्स मीन सिपाही, मर्चेंट्स यानी कि व्यापारी थे, प्रीस्ट्स यानी कि पंडित थे, और पोर्टर्स यानी कि कुली थे, और आगे देखिए बैगर्स यानी कि भिखारी थे, और हॉकर्स यानी कि फेरी वाले, जो इधर उधर घूम के सामान बेचते हैं। तो कि जब मैं स्टेशन पर उतरता था, गाड़ी रुकती थी स्टेशन पर, मैं प्लेटफॉर्म पर आता था और प्लेटफॉर्म पर आकर मैं वहाँ पर घूमता था, तो मैं देखता था कि प्लेटफॉर्म तो भरे हुए हैं उन लोगों से। किस प्रकार के लोगों से, कि भाई प्लेटफॉर्म पर तो हर प्रकार के लोग हैं। यहाँ पर भारत के प्लेटफॉर्म पर, जो रेलगाड़ी के स्टेशन पर जो प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, स्टेशन क्या होता है, किसी चीज़ के रुकने की जगह, है ना। और प्लेटफॉर्म क्या होता है, जब रुकने की जगह तो हो गई स्टेशन, प्लेटफॉर्म क्या होता है, जहाँ पर एक चबूतरा सा बनाकर इंसान खड़े हो सकते हैं, उस जगह पर बैठ सकते हैं या घूम सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म, चबूतरे को, ठीक है। तो वो जो प्लेटफॉर्म था वो भरा हुआ था कि भारत में हर तरह के लोग उस प्लेटफॉर्म पर थे। वे सिख भी थे, मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, सोल्जर भी थे, और व्यापारी भी थे, पंडित भी थे, और क्या कहते हैं, कुली भी थे, और भिखारी भी थे, और फेरी वाले भी थे। सबसे मतलब भारत में हर तरह के लोग थे स्टेशन पे जो मुझे देखने को मिले थे। मतलब तरह तरह के लोग मुझे भारत में देखने को मिल रहे थे, तभी तो हमारे देश को बोलते हैं रंगीला। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयर फुट। देखो बहुत लंबे समय की बात है, क्योंकि 1950 की बात ही यहाँ पर की जा रही है, तो आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि कैसा हमारा देश उस टाइम पर होगा। ऑलमोस्ट लगभग सभी, लगभग, ऑलमोस्ट लगभग, एवरीवन सभी, प्रत्येक। मुझे जो वे लोग दिखाई दे रहे थे जिनका जिक्र इसने ऊपर किया है कि लगभग सभी क्या थे, वोज थे, बेयरफुट नंगे पैर, लगभग सभी नंगे पैर थे, एक दो को छोड़कर सभी क्या थे, नंगे पैर थे, उनके पैरों में चप्पल वगैरह नहीं थी। एंड ड्रेस्ड इन, और पहने हुए थे, ड्रेस्ड इन पहने हुए थे, लगभग सभी पहने हुए थे क्या, लूज
यानी कि ढीला ढाला। वाइट गारमेंट, सफ़ेद रंग का कपड़ा या सफ़ेद रंग का जो पोशाक पहने हुए थे, गारमेंट्स को पोशाक भी बोल सकते हैं। कि जहाँ तक मैं देख पा रहा था, जो लोग मुझे वहाँ दिखाई दे रहे थे, लगभग सभी तो नंगे पैर थे और ज़्यादातर सभी लोगों ने सफ़ेद रंग के ढीले ढाले कपड़े पहने थे। I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English। देखिए, I would ask, would का मीनिंग देखिए बच्चों, एक तो ये will की पास्ट फॉर्म होती है, एक जो होता है would हमारी पास्ट में आदत को दिखाता है, आदत के लिए, जिसको आप यूज टू भी लिख सकते हैं। यूज टू और वुड दोनों एक ही काम करते हैं। और वुड कभी कभी हमारे जब हम दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, डिटर्मिनेशन कर लेते हैं, उसके लिए भी कई सेंस में वुड प्रयोग होता है। कभी कभी चाहिए के अर्थ में भी प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो वुड प्रयोग हुआ है, इसकी आदत को दर्शाने के लिए प्रयोग हुआ है कि किया करता था, क्योंकि हर स्टेशन पर वो रुका करता था उस टाइम पे, उसका एक रूटीन बना हुआ था वो, जब वो यात्रा कर रहा था। तो आई वुड आस्क, मैं किया करता था, मैंने की क्या, एटलीस्ट कम से कम 3 मीन्स 3 पीपल्स लोगों से, मतलब 3 लोगों से। आस्क मीन्स पूछा, मैंने मुझे पूछना होता था कम से कम 3 लोगों से। आस्क मीन्स पूछना, आस्क का यहाँ पर मीनिंग है पूछना। वुड होता था या आदत, मतलब एक आदत सी, मतलब उसका रूटीन था, जो मतलब बार बार कर रहा है, हर जगह कर रहा है, वो रूटीन दिख रहा है यहाँ पर हमें। मुझे पूछना होता था कम से कम 3 लोगों से। क्या पूछना होता था कि क्या आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं, ये उसे पूछना होता था, है ना। कम से कम 3 लोगों से, बिफोर मिलने से पहले, मतलब पहले, बिफोर पहले, आई कुड फाइंड मुझे मिल सकता, वन एक व्यक्ति, हु स्पोक इंग्लिश जो कि इंग्लिश बोलता, हु मीन्स जो, स्पोक मीन्स बोलना और इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी। कि मुझे जब तक एक आदमी ऐसा मिल जाता कि जो इंग्लिश बोल लेता उससे पहले मुझे क्या करना होता था, कम से कम 3 लोगों से बातचीत करनी होती थी। मतलब एक ऐसे आदमी को प्राप्त करने के लिए, एक ऐसे आदमी को ढूंढने के लिए जो इंग्लिश बोल सके, मुझे कम से कम 3 लोगों से बात करनी होती थी। मतलब 3 लोगों से पूछना होता था, 3 लोगों से पूछना होता था कि क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं, इंग्लिश में बात कर सकते हैं। कम से कम 3 लोगों से पूछना होता था। ज़्यादा, मतलब ज़्यादा तो होते ही थे, 3 से ज़्यादा से तो पूछ लेता था, लेकिन 3 से कम तो होते ही नहीं थे। तो 3 लोगों से कम पूछना होता था कि क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं। तब जाकर मुझे एक आदमी ऐसा मिलता था जो कहता था हाँ मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, और तब वो उससे बात करता था। क्योंकि वो एक अंग्रेज था तो हिंदी में वो बात नहीं कर पाता था, तो फिर क्या बात करता था, वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स। वी वुड टॉक, हम किया करते थे, वी वुड टॉक, हम बात किया करते थे कि वर्ल्ड अफेयर, दुनियादारी के मुद्दों के बारे में, दुनियादारी में जो मामले होते थे उनके बारे में बात किया करते थे हम। कब किया करते थे, जब वो यात्रा कर रहा था और जब उसे बरेली तक जाना था, उस दौरान की बात बता रहा है। अभी रानीखेत तो बहुत दूर है। एंड एवरी मेजर पॉइंट, और हर एक मेजर यानी कि महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट जिसको बोल सकते हैं ना, महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि विषय पर, है ना, या प्रकरण या टॉपिक पर। द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस, कौन सा टॉपिक, उस टॉपिक पर, ठीक है। एवरी मेजर टॉपिक, हर प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय पर। दा का यहाँ पर मीनिंग है जो कि न्यूज ऑफ द डे, उस दिन की न्यूज में, उस दिन की न्यूज में, जिस दिन हम बात कर रहे हैं उस दिन की न्यूज में प्रोड्यूस्ड, निकाला गया था या छापा गया था, ठीक है। तो हम जो थे, हम बात किया करते थे, जो जब मुझे कोई व्यक्ति इंग्लिश बोलने वाला मिल जाता था तो उसके साथ में बात क्या किया करता था, एक तो दुनियादारी के मामलों के बारे में, और एक उस दिन, जिस दिन हम बात कर रहे हैं उसी दिन की जो खबर अखबार में निकली है, महत्वपूर्ण जो विषय पर खबर निकली है उस दिन के अखबार में या उस दिन के समाचारों में, तो उसके बारे में हम बात किया करते थे। उसके उन खबरों के जो भी खबर होती थी, हर एक मेजर पॉइंट पर जो खबर निकलती थी उनके बारे में हम बात किया करते थे। इन दिस वे, इस प्रकार से, आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था, टू गेट यानी कि प्राप्त करने की या लेने की, है ना, लेने की या प्राप्त करने की या ढूंढने की, कि अपील, एक किसको,
अ फील ऑफ पल्स ऑफ नेशन। देखिए पल्स क्या होता है, नब्ज होता है, नब्ज। नब्ज क्यों प्रयोग किया इन्होंने कि जो पल्स है नेशन की, कि जो राष्ट्र की जो नब्ज है, फील, उसे महसूस करना चाह रहा था मैं, कि राष्ट्र की जो नब्ज है उसे मैं महसूस करना चाह रहा था। अर्थात क्या कहना चाह रहे हैं राइटर, कि मैं ये पता लगाना चाह रहा था कि जो राष्ट्र की जो भावना है या एहसास है उसको मैं महसूस करना चाहता, कि लोगों की जो राष्ट्र मतलब देश, देश मतलब देश के लोग, देश के लोगों की जो भावनाएं हैं, जो उनके एहसास है, उनको मैं फील करना चाह रहा था, उनको मैं महसूस करना चाह रहा था कि इन लोगों की भावनाएं कैसी है। किस तरह से प्राप्त करना चाह रहा था, उन लोगों से बातचीत करके, और जो मुझे बहुत कम मिल पा रहे थे। क्यों मिल पा रहे थे कम, क्योंकि मैं उनकी भाषा को नहीं जानता था। और जब मुझे कोई उनकी अपनी भाषा बोलने वाला मिलता था उनके यहाँ, तो मैं उनसे बात करता था किस किस बारे में, एक तो संसार के मुद्दों के बारे में, संसार के मामलों के बारे में, और एक जो उस दिन की खबर में जो महत्वपूर्ण खबरें निकली हुई होती है, महत्वपूर्ण विषयों पे जो खबरें निकली होती है उनके बारे में। और ऐसा क्यों करता था मैं, ऐसा मैं इसलिए करता था क्योंकि मैं कोशिश कर रहा था कि मैं प्राप्त कर सकूं कि उस राष्ट्र के जो लोग हैं उनकी भावनाएं कैसी है, उनके विचार कैसे है, वो प्राप्त मैं करना चाह रहा था। और ऐसा क्यों करना चाह रहा था वो देखिए, वो आगे बताया गया है, चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट। क्योंकि वो चेक करना चाह रहा था, पता लगाना चाह रहा था, किनका, मतों का, मतलब जो लोगों के ओपिनियन है उनके विचारों का, विचार कैसे हैं लोगों के, उनका पता लगाना चाह रहा था। किससे, अगेंस्ट, तुलना करके कि भाई जो ऑफिशियल एटीट्यूड है, जो सरकारी जो एटीट्यूड है, दृष्टिकोण है, जो सरकार के दृष्टिकोण से हमें दिखाया जा रहा है, जो यहाँ की सरकार, देश की सरकार, भारत की सरकार जो अपने लोगों के विचारों को हमें दिखा रही है कि हमारे लोगों के विचार ऐसे हैं, हमारे यहाँ के लोग ऐसे हैं, हमारे यहाँ की संस्कृति ऐसी है, वो जो सरकार के दृष्टिकोण से हर देश को दिखाया जाता है उस देश के बारे में। मान लीजिए हमारा भारत देश बताएगा अमेरिका को, रिपोर्ट भेजेगा कि हमारे यहाँ ऐसा है वैसा है, तो अमेरिका के लोग उसे वास्तविक पता करने के लिए, या दूसरी जगह के लोग उसका पता करने के लिए जब हमारे देश के लोगों से बातचीत करके जरिए उसका पता लगाने की कोशिश करते हैं, तो उसको वह कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं ओपिनियन को पता लगा सकूं, लोगों का जो मत है, विचार है, उनका पता लगा सकूं और कंपेयर कर सकूं कि कितनी सच्चाई है सरकारी दृष्टिकोण में या सरकार के आंकड़ों में, जो सरकार हमें पेश करती है कि भाई हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ है। या तो लोगों की भावनाओं की, किस चीज़ के आंकड़े, सरकारी आंकड़े या सरकारी सूचना कह सकते हैं रिपोर्ट्स को, कि भाई सरकारी सूचनाएं जो देती है, सरकार जो सूचनाएं देती है अपने देश के बारे में, लोगों के बारे में, या सरकार के दृष्टिकोण से जो हमें वहाँ के लोगों के बारे में पता चलता है, जैसे सरकार ने बताया उसमें और वास्तविकता जानने में कितना अंतर है, ये राइटर यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। कि इस बातचीत के जरिए, ये जो एक जरिया था बातचीत का, ये दरअसल बातचीत नहीं थी, ये वास्तव में एक मेरा तरीका था जिससे मैं कोशिश कर रहा था कि मैं पता लगा सकूं कि जो लोगों के मत है, लोगों के मतों को जानकर, लोगों के विचारों को जानकर मैं पता लगा सकूं कि लोगों की जो राष्ट्रता की भावना है, जो सरकार दिखाती है, सरकार के दृष्टिकोण से हमें पता चलती है कि ऐसी है, या सूचनाओं से हमें पता चलती है कि हमारे देशों की हमारे लोगों की राष्ट्रता की भावना ऐसी है, उसमें और लोगों की बातों में कितना अंतर है, उनके मतों में कितना अंतर है, ये जानने के लिए मैं लोगों से बातचीत करता था। आई होप यहाँ तक आपको सब समझ आ गया, और यहीं से मैं आज आपको एक एक्सप्लेनेशन देने जा रही हूँ, जो आपकी कहाँ से होगी, यहाँ से इस पैराग्राफ को मैं पूरे को आपको एक्सप्लेन करने के लिए दूंगी। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएंगे और इसे एक्सप्लेन करके अभी दिखाएंगे। थैंक यू, टेक केयर।